अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मरागश वशी सुबह मन महलका बलूच दिल जोलां की अंजिश हमारे सजना वशर करना उम्मीद करा कि मैं सोई बंदा चवशियन ची बीता और दुआ करा हमेशा अर्ची मेरा गिंदगी अर्ची पादा है कि नुकी बाबा जी पादत का या ऑफिसर होगी या होती लोग अगर नूर स्टार्ट करेंगी जानी तो खैर सुबह सर पात कर कि कराची जानी जो अस्ती बार या 11 बजन ची ज़्यादा पाद नहीं होती जो मर्दार ऑफिसर आदे पता होती रूटीन लगा यानी कि वो अपसगा लगा तो माँ शुमारा एक चीज़ें को शक्लूटे होली शहर को जो कि हम रोज़ गोशा के होती सब होती ख्यालात हम मुस्बित बेक देता मस्बित ख्याल बात ज़रूरी है एक मस्बित ज़िंदे वास्ता और मस्बित ज़िंद बात ज़रूरी है ज़ाहिर बरी इंसान जिंद जब तक मस्बित नबी तब तक कहीं राह हमवार नबी और दुनिया भर कसानी मैसेज मनी सजना ना मर्च जी पहले मैं कोटेशन ही वंत उर्दुआ कि भाई देरे तो जब बोग जेर भी ना तो इंसान एक गुलाइश भी मबेता इमा निंदो नयार भी मखनता इमा का पुत्रान भी मखनता ये मुनाफिकत है मजनी या निशानी अक्सरियत अंचुबी के मारा पुश्ता मर्दों की बात शिकायत भी और पुश्ता मायनी शिकायत बयान करी वाला मर्दों अवेयर नहीं चीज़ां ची बा इल्म नहीं कि माँ आया नहीं बारे चीज़ सोची मैं ची ख्याली मारा इन्हीं से रज़ार कहती मारा इन्हीं हरकत नहीं से रज़ार कहती और अंचो अंचो माँ आया ना पुश्ता आया ना देख रहे दिलाए अंची बद कनी भले वातरा में आनी गुमा निंदुनियात कनी का पुत्रान कनी तो मन हमें हमेशा वो थी लोग वाले ने कसी अरबी जानी नहीं या मन या कोई जानी नहीं अगर पुश्ता कसी शिकायत करेंगे शिकवा करेंगे तो मन अक्सर है ना गोशा कि भाई बरो देवा ये रबोशा कि शुमार अच्छी शिकायत जाहिर है जब तक मर्द मारा ना गोशे मर्द को मतलब अच्छा मैं ये गीबत नौशे शिकायत कुशा गीबत एक दिगे कैटेगरी है तो का कहते हैं गीबत मतलब तो कसिए किरदार कुशी कन गए कसिए रबाज बले तहमत बहतान ही जन गए कसिए तो किरदार एकदम खुश गए यानी कि मतलब बरहाना कन गए तो इशिया रहे खासकर गीबत कहते हैं जो कि इंसान वास्ता एक माज भले दूमी इंसानी वास्ता एक माज वाले नुकसान है भले इदा बा इशिया ये चीज़ गुशा कि एक शिकायत थी और अक्सर मनी चंबारी ची हमारे चार्ज तय बोली चारू का हालांकि मैं दिल बिल्कुल भी दुख नहीं तो अक्सर हमारा जो मर्दमानी में शिकायत भी चाहे मैं वती बिबा चाहे मैं गैर बिबा चाहे मैं दोस्त बिबा चाहे दजगवार बिबा चाहे हम साइक बिबा तो अक्सर ख़ास कर मैं जनीना ना कसियन ची शिकायत भी मैं पोछता ही शिकायत बयान करी भले मैं तो इंचो हिम्मत नहीं इसती कि हाँ वो ही दीवा पूछी यार ये हरकत मन ना शर ना लगी चुशी हरकत मन दोस्त नबी हालांकि देम पो देम गोश गई तुका हिम्मत तो लूटी लेकिन तरीक़ेकार अंचू बैग लूटी की दूमी मर्द तुम्हारा ख़राब म लगी अच्छा बजाय इसके कि मैं आइए बजाय इसके कि अबेचा इशिए निशमोक्शा माल का उर्दू अल्फाज इस्तेमाल का ज़ाहिर में कराची है तो कराची है बलूची है कराची बलूची का वो मिक्सअप बलूची है तो अभी चाहिए कि मैं बोलूँ आई देम आइए रब बुगशे कि भाई तुम मैं ये शिकायत मैं पोछता चेक करी दूमी मर्दों में दिम्मा आई शिकायत बयान करने लगी अच्छा दूमी मर्दम जो अस्ते आई दिलगरान भी आई अंची गौर फिक्र करने लगी आप पता की चीज़ें नोटिस करने लगी आप पता की इस तरह शिकायत बयान करने लगी इसी अंची चीबी के यक दूमी अंची बिला कोई वजह बिला कोई मकसद मैं दिलगरान बेगा लगी मैं कुजा न कुजा मर्दों मारा अलग कोई गप्पे सर टूक टाली करने लगी भले माँ जो मेन में मौक़फ़ी में जो मेन वजह ही दिलगरान बेगे आई यार फिर भी बयान नकनी तो गोली चोर को एक कसानी एक मैं चागिर्द या कसानी बाज वाले कसानी नगोशा बाज भले गलती परचा कि इशियन चीबी इशियन ची मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि गलत फहमी पैदावियाँ दिलानी तू का और मैं फैमिली जानी तू का मैं मिजाज जानी तू का ख़ास कर मैं रवैया ही तू का ख़ास कर मैं रवैया जो अस्ती ये मन गुशा कसी वास्ता का दिल तू का मोहब्बत असे मोहब्बत एक्सप्रेस बिकनेता बयान बिकनेता भाई बुक्शे की मना शुमार दोस्त बे माँ अंचो या की मगर दिल ग्रान भी अगर माँ आई रे जंग अच्छा ये चीज़ चेका ये चीज़ आस्ते आस्ते थी दिल तू का दूमी वास्ता बोग्स बिल्डअप का बोग्स दीर करेंगे स्टार्ट जब कनी माँ तो यक वादे के यक पुगई तो ये रफ कने 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 जब यक गैस आई तो पुर भी और ये कसाने हम उंच के हम यक पेन या कोई भी चीज़ें भी लगिया डस ब्लास्ट भी तरक्की तो माँ भी अंचू भी गोली चारू का माँ दिली तुका हमें चीज़ें शिकायत कसाने कसाने बेमकसद शिकायत तो दिली तुका आस्ते 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 पर के टॉलरेंस में तुका नहीं से मैं तुका इग्नोर करना नहीं से मैं तुका नज़रअंदाज नहीं से मैं गौर व फिक्रबाज करनी खासकर मर्दमानी नेगेटिव चीज़ें तो आस्ते आस्ते ये चीज़ जब ज़्यादा बयान भी गेशी ज़ीरान भी तो इशी मजनी मसला ये भी कि यक रूचे कसानी तू मैं यानी कि कसानी टूक टाली अंगू मजनी जंगी कनी और जंगी तुका सच्ची अबरा बयान कर जो मैं दिल तुका या
और आ एक सही वक्त नबी आ एक सही माहौल नबी या चीज़ा बयान करेंगे आ वक्त और आ माहौल तो का शिकायत जो अस्ती आ मजनेन टोक लगा और गेशतर इंसान दिलग्रान भी और हमें अब मर्ची बांधा जो मैं रिश्ता खास कर पुरुषगा आया इसी मजनी वजह हमशी कि माँ अस्ती दीम पो दीम वती शिकायत का सीकर बयान नखनी भले पुश्ता माँ अस्ती शिकायत नहीं बाज बलैन टोकरी बाज बलैन बॉक्सी बाज बलैन टीकी होती वहाँ भर गई और मैं पूछता इससे दूरी मर्द में शिकायत शफिलानी को था जैसे कि मिसाल के तौर पे कसी कहते लोग कि तुका नींदी आई है या आदत या हरकत हमारा ख़राब लगी जब रोती तो वो पूछता ये आ हरकत गेशन चिगेश के फिलानिया चुशकुता फिलानियत का चुशकुता मंचू मना करना शरबत ख्याल बैग लुटी चुश करना लुटी चुश करना तो आस्ते 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 ये चीज़ बिल्डअप करना या कसी अबरे मारा बुरा लगे या कसी अंदाज बा न जाने के आ टिम्बा आ मर्दुम चे जहनी तासुराता नहीं तुका बिकता या आई जहनी तो कोई परेशानी कोई टेंशन ही बिकता वहाँ ए न जाने वाले वहाँ ए जाने कि आ टिम्बा आई हमारा इग्नोर को यानी कि नज़रअंदाजी चिक्का कम हो गप को या मैं चिक्का मैं वहाँ सही सर गप पुत्रा न खुदी को मैं ची कनी मैं डायरेक्ट ये चीज़ा बाज दिला जीरो और मैं पूछता शिकायत करने लगी हालांकि मैं क्या दूमी ऑप्शन भी अस्ती कि मैं ये चीज़ा ना नज़रअंदाज बिकनी मैं कमो अंगा सिचुएशन आना जो अस्ती टाइम भी दी माँ बकौल अंग्रेज़ यानी बेनिफिट ऑफ डाउट भी दी यानी कि यक अंगा मौका ही भी दिया है ना कि भाई शायद मैं गलत फहमी बोले माँ कभी भी वो थी गलत फहमी यारा गलत फहमी सरपत बैगे वास्ता माँ टाइम न दी माँ वाहद न दी माँ डायरेक्ट फैसला करनी माँ डायरेक्ट पुछता शिकायत करने लगी और आस्ते 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 मैं मूड में रवैया है मर तुम्हारी माँ ख़राब भी और ये गलत फहमी यानी गलत फहमी फैमिलीज़ यानी तुका गेशन ची गेश माँ तो मोलो मुराद हमशी मनी ये कसानी सरहाले कि अगर शुमे दिले तुका कसी वास्ता तंगी या कसी वास्ता गप्पी या कसी सर शिकायती बुरवे आई करा ये बोक्शे कि तई फिलान तरीका है तो अपनी माँ चिया गप को था मैंने बिल्कुल भी वचना लग गया था या ये रबोक्शे कि तो ये जो कने ना मन दोस्त ना भी अच्छे तरीके भी नुआ नहीं पैमा कसानी चुक्का नहीं पैमा फ्रेंडा नहीं पैमा वती का नहीं पैमा ताकि दूमी मर्दुम जो सी आ चीज़ा पदा मका जो तरह दिलग्रान करेंगे अच्छे शेंची भी के शेंची एक बात भलाई गलत फहमी शिकार बैगनची माँ बच्ची और मैं जिंदे मतलब मैं जिन पी से चिक्का गुजी आराम में चिक्का गुजी और गोली चारू का कोशिश तो मैं बिकने था कि वती मिजाज खासकर वती मिजाज नेगेटिविटी या खशिता जहना चाहिए ज़िंदगी का सानी ज़िंदगी है और वती मिजाज जो मनफी तासुरात है नबैदी कशिता मर्ची भी मैं प्रोग्राम जो असली बाज इंफॉर्मेटिव रो गई अल्लामा बेचारता पर्चा मर्ची में ख़ास ही प्रोग्राम ही माँ जो गपुत्रान कन गई माँ दिमागी बीमारियाँ नहीं बारिया ब्रेन ट्यूमरी ब्रेन हेमरेजी या सर्वाइकल या स्पेन हेमरी ट्रॉमा या स्पाइनल ट्रॉमा या सर्वाइकल जो अस्ती पेन ही शिवा तम मर्ची मगा पुत्रान कनी माँ बेजाने की सज्जी चीज़ में ए जगह यानी कि ए जगह और रीढ़ की हड्डी जो अस्ती में चिक्का स्पाइनल क्वेश्चन थी हाँ स्पाइनल जो ट्रॉमा या स्पाइनल ट्यूमर या स्पाइनल डिसीज़ है रीढ़ की हड्डी है एक बलाई बीमारी है जो कि हमारा अक्सर माँ खासकर जनीना ना ज़्यादा भी और इशे चीची नुकसानात माँ चेशी ट्रीटमेंट चून मारा बिंदाती पता चली इसी बाबत माँ गप करी मैं माँ अल्लाह माँ मेहमान साड़ी बले आई अच्छी सारिया जीरे कसानी ब्रेकी गुली चारू का ब्रेक अंची सारे अंचु के माँ गप्पा थी कि मर्दम चूँ होती बैठे कि होती मिजाज ख्याल आई बेकशन अभी अगर माँ हेल्थ गप्पा बिकनी तो मैं मर्ची बांधा जो मैं खासकर जाइना नहीं वास्ता खासकर मर्दे नहीं वास्ता एक मजनी मसला बह गई कि मैं जो असली दिमाग अंची बह गई कि रीढ़ की हड्डी तक मैं मुतासिर बह गया सिरे ने दर्द मारा बास कॉमन बह गई सारे दर्द जो अस्ती इबाज अर्च दूमी मर्द मारा सारे दर्द आमाची या मालूम नहीं कि चाहिए अगर माँ बेचारी के आई बाज अलग अलग इकसाम आ किस्म अगर मैं बेचारी के मर्गी एक अच्छी बीमारी है कि आइए बाबता अक्सरियत माँ डिस्कस नखनी अगर मैं लोग को अक्सर मर्गी भी तो माँ को शर्मिंदक भी या आइए सही तरह प्रॉपर इलाज नखना नहीं और ये कंची आज़ाया के शानी वास्ता खास कर
मारा या तो सर्जनी करे या तो स्पेशलिस्ट करे या तो मां अंची डॉक्टरी कर बोलवे कि आई बारे बाबता कि मां दो चार के वाकई या क्वालिफाइड या ना मां आम डॉक्टरानी करा आम क्लिनिक का वैदी के मारूंगी और इसी बाबता मां मर्ची गपत्रान करी कि शानी ऑपरेशन चूनी चून ऑपरेट मां चून ट्रीट मां और शानी ट्रीटमेंट चीची तौर का अक्सर मैं तो कई गलत फहमी है कि माँ अगर शानी ऑपरेट बिकनैनी या शानी ट्रीट बिकनैनी तो मारा गोशक भी कि माँ मोहताज भी या माँ पदा शोत नकनी या माँ नॉर्मल जिंद पदा ग्वाजिंद नकनी तो मर्ची ए सज्जे बाबता माँ गप करी मैं माँ गप करने वास्ता न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर फरहाद हुसैन MBBS फ्रॉम लियाकत यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज और FCPS फ्रॉम कॉलेज ऑफ सर्जन्स एंड फिजिशियन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सर आप? आपको वेलकम करते हैं सबसे पहले तो। और आज मेरे लिए भी बहुत ख़ास प्रोग्राम होने वाला है क्योंकि अक्सर मैं जो बात कर रही थी और जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि हम एज अवाम बहुत डरपोक हैं, ख़ासकर मैं तो बहुत डरपोक हूँ। तो हम अक्सर वो बातें सोचते हैं और जो हमें बताई जाती हैं उनके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं और इससे ये होता है कि हम बहुत बड़ी जो है अजाब का शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमें बताइए, आप मुर्शिद हॉस्पिटल के बारे में भी हमें बताइए और अपने बारे में बताइए और थोड़ा सा हमारे अच्छा, मैंने जिस तरह आपने पहले ही मुझे चीज़ें बताई हुई हैं कि MBBS मैंने लम से किया 2012 में, उसके बाद हाउस जॉब किया खान से और मेरी ट्रेनिंग है लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची से। तो उसमें अराउंड 5 इयर्स की हमारी ट्रेनिंग होती है न्यूरो सर्जरी की, जिसमें न्यूरो सर्जरी की हर चीज़ के बारे में हमें सिखाया जाता है, पेशेंट के असेसमेंट से लेके हॉस्पिटल वार्ड में सर्जरीज के बारे में और फिर उसके बाद हमारा एग्ज़ाम होता है फाइनली। तो जब हम वो पास करते हैं उसके बाद हमें एक डिग्री मिलती है जिसको हम FCPS कहते हैं। तो वो लास्ट ईयर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ और उसके बाद से मैं जनवरी से मुर्शिद हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन काम कर रहा हूँ। जी अच्छा, सबसे पहले तो न्यूरो सर्जरी के बारे में हमें बताइए और ये इसकी क्या क्या कैसे कैसे डिसीज़ हैं वो बताइए। और आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो वो पेशेंट्स जो हैं ज़्यादातर किस बीमारी का शिकार हैं? देखिए, मोस्ट कॉमन डिजीज़ जो हमारी OPD में आ रही होती है ना, वो अगर सर के बारे में अगर आप पूछेंगे तो उसमें मैं ये कहूँगा कि सर दर्द मतलब ऐसा समझें, अगर हम रोज़ के अगर 100 मरीज़ देखते हैं तो उसमें 40 to 50% हमारे पास सर दर्द होते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर आ जाता है कमर दर्द, तो अगेन 30 to 40% हमारे पास कमर दर्द के मरीज़ आ रहे होते हैं। तो सर दर्द, कमर दर्द, ये दो बहुत कॉमन चीज़ें हैं और इसकी बहुत सारी वजूहत भी हो सकती हैं। जो मोस्ट कॉमन चीज़ अगर आप वजह पूछेंगे सर दर्द की जो डेली लाइफ में, तो वो डिप्रेशन, परेशानी, टेंशन, स्ट्रेसफुल लाइफ, हेक्टिक लाइफ, तो वो सबसे कॉमन ये चीज़ें हैं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि डिप्रेशन या इसी तरह हम जो स्ट्रेस लेते हैं तो उसमें हमारी बैकबोन जो है वो भी मुतासिर होती है या उसका कोई हिस्सा मुतासिर हो सकता है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वजह ये है कि जो हमारा सर है और जो गर्दन है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और दोनों ये आपस में जो मिले हुए हैं वो पट्ठों से मिले हुए हैं, पट्ठे लगे हुए हैं। अच्छा, जब भी आप परेशानी लेती हैं, स्ट्रेस लेती हैं, कोई भी टेंशन होता है आपको, तो क्या हो जाता है कि ये पट्ठे अकड़ जाते हैं, खिंच जाते हैं। तो आपको क्या होता है, यहाँ तो सर के आगे वाले हिस्से में दर्द होता है, यहाँ आपको गर्दन के इस वाले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है। और अक्सर हमारे यहाँ हम कॉमनली हम यही कहते हैं कि नज़र लग गई है या कोई जिन्नात का असर है या ये चीज़ भारी हो रही है। ख़ासकर बहुत अरसे पहले, मैं अपने आप को इसलिए शो करती हूँ क्योंकि मैं भी एक आम इंसान हूँ, मैं भी आम तरीके से सोच रही हूँ, एक आम फैमिली से आई हुई हूँ। तो पहले मुझे ये डर था, तो मैं छोटे छोटे बच्चों को कहती थी कि आप पढ़ के मुझे दम करो। मुझे नहीं पता था कि स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, मैं टेंशन ले रही हूँ या मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ अपनी बॉडी को ज़्यादा। अच्छा, अक्सर ये बीमारियाँ किन में पाई जाती हैं जो आपने सर दर्द और कमर दर्द के बारे में कहा, औरतों में या मर्दों में? देखें, ये दोनों में ही इक्वल हैं, लेकिन अगर एज रिलेटेड पूछेंगे आप तो यंगस्टर्स में ज़्यादा चीज़ होती है क्योंकि एक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें। डाइट इंटेक होती है, आपकी एक्सरसाइजेज होती हैं और न्यूट्रिशन पूरी है, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, ये चीज़ें बड़ा मैटर कर रही होती हैं। हमारे पास कोई बैलेंस लाइफ होती नहीं है, हम एक काम के पीछे लग जाते हैं, तो जो अपनी बॉडी का ना हम ख्याल नहीं करते, जो हमें बॉडी का ख्याल करना चाहिए। हमें डाइट इंटेक अच्छा होना चाहिए, वेजिटेबल्स लें, हम फ्रूट्स लें,
हेल्दी डाइट लें, लेकिन हमारी डाइट जो है ना, मेन फैक्टर जो कंट्रीब्यूटिंग है वो इसमें आपकी डाइट का है। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो ये और उसके साथ फिजियोथेरेपी भी नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, जॉग नहीं कर रहे, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, उसके बाद फिर आपको क्या मसले होते हैं? यही मसले होते हैं कि आप सिर्फ एक काम में लगे हुए हैं, अपनी जॉब से रिलेटेड है या कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं। उससे अलावा आप अगर जॉब रिलेटेड पूछेंगे कि कौन सी जॉब्स में ये ज़्यादा डिजीज़ कॉमन है, नेक पेन की जिस तरह आपने डिस्कस किया है, तो ज़्यादातर वो जो जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, जिस तरह बैंकर्स हैं, कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, आईटी रिलेटेड जो जॉब्स हैं, ठीक है, जो राइटिंग कर रहे हैं, जो मीडिया कंटेंट में है, जो जिनका ज़्यादा स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो आप क्या है, आपकी नेक होल्डिंग है, आप और तो कुछ कर नहीं रहे, आप एक फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली, फिजिकली भी और मेंटली भी आप एक जगह फोकस। एग्जैक्टली। अब यही रीज़न है बैक पेन का। बैक पेन का आप पूछेंगे कि बैक पेन किन कंडीशन में ज़्यादा है, क्या कॉजेज़ हैं, तो उसमें भी यही चीज़ है कि प्रोलॉन्ग सिटिंग्स हैं, आप कोई वॉक नहीं कर रहे। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि एक ही पोजीशन पे बैठकर किसी चीज़ को गौर करना या एक ही चीज़ पे फोकस होना, ये बहुत बड़ी वजह है हमारे इन सारी बीमारियों की, यानी कि सर दर्द की, बैक पेन की। लेकिन ये तो इन बीमारियों को तो मुझे नहीं लगता कि हमें इतना फोकस भी करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह हम खुद होते हैं। अगर हम मूव भी कर ले, अगर हम ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन और भी होता है कि हम थोड़ा सा मूव करके, या अक्सर मैंने देखा है कि लोग वहीं पे थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं बॉडी को। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें जो कॉमन, अगर मैं औरतों की बात करूं तो हर दूसरी औरत को सर दर्द की बीमारी ज़रूर है। हमारी घरेलू औरतें ये करती हैं कि ज़ोर से यहाँ पे पट्टी बांध देती हैं, बहुत ज़ोर से एक मतलब तकलीफ़ और दे देती ताकि सर दर्द ख़त्म हो, या कोई भी टैबलेट लेके जो है वो भी सर दर्द को ख़ास कर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और एक और सर दर्द की जो इकसाम है, जो एक साइड पे दर्द होता है, माइग्रेन जिसका, एक तो माइग्रेन है, लेकिन दूसरा माइग्रेन के अलावा एक और भी दर्द है, मुझे वो नहीं पता, कि मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ कि सर दर्द की जो इकसाम है कि आपके पूरे एक फेस को या एक चीज़ को, एक हिस्से को मुतासिर करते, तो उसके बारे में बताइए, क्या ये सीरियस पेन है? देखिए, पहले तो हेडेक के लिए बहुत सारी वजूहात हैं, कोई एक वजह तो है नहीं। स्ट्रेस तो हो गया, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी वेस्कुलर कंडीशंस हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपके पास ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं जो प्रोलॉन्ग हेडेक्स होते हैं, लेकिन वो हेडेक के साथ और भी सिम्टम्स होते हैं, जिस तरह कोई वॉमिटिंग हो रही हो, विजन में कोई नज़र आपकी कोई कम हो रही हो, उसमें ब्लरिंग हो रही हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा, बॉडी में कोई चेंजेस हैं उसके साथ, या कोई पहले चोट लगी है, ये भी हो सकता है कि पहले चोट लगी हो, या बिल्कुल यहाँ उसके साथ झटके पड़ रहे हो, मिर्गी का दौरा आ रहा हो सर दर्द के साथ। तो ये चीज़ें जो हैं, जो मैंने बताई हैं, नज़र का मसला, मिर्गी का दौरा या उल्टियाँ, सुबह के टाइम जो है सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये अमूमन जो है ना हमें ट्यूमर की तरफ लेके जाता है कि हो सकता है ब्रेन में कोई खुदा न खासा कोई ट्यूमर हो। उसके अलावा जिस तरह आपने कहा कि आधे सर में जो दर्द होता है, तो उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं। जिस तरह मोस्ट कॉमन हमारे पास मिग्रेन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपकी जो शरियानें होती हैं, ब्लड सप्लाई होती है, वो कम हो जाती है। अच्छा, इसके लिए फिर अलग से आपको जो है ना फर्दर और वर्कअप करना पड़ता है कि भाई ये पेशेंट आ रहा है आपके पास, क्योंकि देखें पेशेंट तो डायरेक्टली हमारे पास ज़्यादा सिस्टम क्या है कि जीपीज़ के पास ज़्यादा जा रहे होते हैं, जो गली में डॉक्टर है, कोई जो भी इजी अप्रोचेबल है उसके पास चले गए, उसने मेडिसिन दे दी आपको, उससे भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। लेकिन बदकिस्मती से उनको ज़्यादा सिम्टम्स का नहीं पता होता, वो ज़्यादा एग्जामिन नहीं कर पा रहे होते, जिस तरह हम अपनी ओपीडी में बैठ के उसको प्रॉपरली हिस्ट्री भी ले रहे हैं, एग्जामिन भी कर रहे हैं, और फिर आगे प्लान कर रहे हैं कि उसको फर्दर किस तरह ट्रीट किया जाए। अगरचे हमें लग रहा है कि ये प्रोलॉन्ग है, तो फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम MRI ब्रेन भी करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हम कोई चीज़ मिस नहीं कर रहे। अच्छा, मैंने अक्सर सुना है कि माइग्रेन के जो टैबलेट्स होते हैं, उसके जो डोज होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और ये मैंने सुना है कि उसके होते हैं, और ये कोई बाइलाज बीमारी नहीं है, ये आपको होती जाती है और ये बढ़ती जाती है, ये भी मैंने सुना है। और अक्सर आपने यही कहा कि हमें जब माइग्रेन होता है तो हमें पता होता है, लेकिन फिर भी हम लोकल के पास, जनरल डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी सर्जन के स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते। तो
कितना नुकसान हो सकता है हमें अगर हम इस चीज़ को ज़्यादा नज़रअंदाज देखिए नुकसान और फायदे की बात करें तो ये रिस्क वर्सेस बेनिफिट होता है कि पेशेंट को बेनिफिट कितना है, रिस्क कितना है। अगर एक चीज़ से एक पेशेंट को बेनिफिट मिल रहा है तो हमें उसको कंटिन्यू करना होता है, कंसीडरिंग तो कि रिस्क उसके कम है कि ज़्यादा है, राइट। इशू ये होता है कि मिग्रेन जो है वो ऐसी डिजीज़ है जो रिलैप्सिंग है, रेमिटिंग है। क्या मतलब रिलैप्सिंग रेमिटिंग के वो फॉर टाइम बिंग बेहतर हो जाती है फिर, लेकिन उसके अगर कोई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं, लेट से कोई आपने स्क्रीन टाइम बढ़ा लिया, फिर से स्ट्रेस ज़्यादा लेना शुरू कर दिया, फिर से आपने नॉर्मल लाइफ नहीं रख रहे, तो फिर क्या हो जाएगा, वो डिजीज़ फिर जो है ना वो वापस अपने मोड में आ जाएगी। अक्सर घरेलू औरतों को ज़्यादा होता है। अब नॉट नेसेसरी, अगेन ये मैं उसी के लिए कहूँगा ये आपके एनवायरनमेंट है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है। ऑब्वियसली हमारे यहाँ हम एक बैलेंस लाइफ तो रखते नहीं है, एक चीज़ के पीछे लग जाते हैं। जो हमारी औरतें हैं वो सारे घर का काम करना, बच्चों को देखना, सुबह से उठती हैं तो रात तक चलती रहती हैं, कोई बीच में ऐसा कोई ब्रेक भी नहीं ले रही होती। अच्छा, इस काम को हम रिलैक्स तरीके से भी नहीं करते, हम बहुत स्ट्रेस लेके और ज़बरदस्ती का स्ट्रेस लेके। मैं खासकर अगर मैं अपनी घर की औरतों की बात करूं तो बच्चे तो शरारत करते हैं, ये उनकी फितरत में है, लेकिन हम उन शरारतों को रोक के उनको अपनी एज तक लाने की कोशिश करते हैं कि वो हमारी तरह एक जगह बैठ जाएं, या हमारी तरह सोबर रहें, या हमारी तरह बात करें, या इतना बड़बड़ ना करें, इतना उछलें नहीं, हालांकि उनकी एज है। तो इस चीज़ में ना हम उस चीज़ को ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं। आई वुड सजेस्ट, देखें बच्चे तो सबके घर में, हमारे घर में भी हैं, लेकिन उसको जो है ना आपको स्ट्रेस को मॉडिफाई करना है। स्ट्रेस कभी भी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। स्ट्रेस को आपको मॉडिफाई करने का तरीका आना चाहिए कि स्ट्रेस किस तरह मॉडिफाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आपको पता है कि बच्चे की नेचर तो चेंज नहीं होनी है, आपको अपने आप को जो है ना उस लेवल पे ले आए कि उसको बर्दाश्त कर, बिल्कुल एग्जैक्टली, या उसको उस लेवल पे ले आए कि चीज़ें उसके लेवल पे आए आप, बजाय इसके कि आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे वो आपके लेवल पे आए, जो कि बहुत मतलब हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो आप फिर देखें, जब आप छोटी चीज़ को बड़ा कर दें, ब्लड से मैं आपको बताऊंगा, अगर हम जा रहे हैं, अब कल ही मेरे साथ क्या हुआ कि गाड़ी में आके जो बाइक वाला हिट हो गया, ठीक है। अब ऑब्वियसली मैं आपको टॉलरेंस लेवल को बढ़ाएं, स्ट्रेस खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब बैठ के मैं गाड़ी से उतर के लड़ाई करता है, इसलिए मैं छोड़ दिया, मैंने कहा अब जो हो गया सो हो गया, अब बैठ के कोई चीज तो नहीं होनी, वो करेंगे तो कुछ बेहतर तो नहीं होने वाला है। तो अक्सर हमारी गाड़ी के साथ हो जाता है, जब मैं घर जाती हूँ तो बाइक वाले तो भाई बाइक वाले भैया समझते ही नहीं है, वो गली को उन्हें कोई भी तलाश कर देते हैं, वो फुटपाथ से भी चले जाते हैं, और इससे ये होता है कि जो बेचारा गाड़ी में होता है वो फिर नजरों में आ जाता है, और वही बाइक वाला जिससे गलती हुई वो उठ के जो है ना वो ही मारा पीटी शुरू कर देता है। तो ये तो एक हमारे पास जो बर्दाश्त का मद्दा है बहुत कम है, सब्र तहम्मुल बहुत कम है। हम 5 मिनट की दूरी, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, खैर मैं बात कर रही हूँ इसमें। अच्छा, आपने बच्चों का नाम लिया, आजकल बच्चों में भी सर का दर्द बहुत कॉमन होता जा रहा है, और खासकर बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं जो पैर के दर्द की भी शिकार हैं, यानी कि हड्डियों के दर्द की उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसकी खास वजह क्या है? देखिए, पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, मैंने जो मेन फैक्टर होता है ना वो न्यूट्रिशन का, विटामिन्स का, जिसमें कॉमन कॉज जो हमारे पास विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, राइट। अगर आप पाकिस्तानी पॉपुलेशन के विटामिन डी करवाएं तो अराउंड 90 to 95% विटामिन डी कम होगा, ठीक है। नॉर्मल लेवल्स इसके होते हैं 30 से अबव होने चाहिए, ठीक है। आप चेक कराएंगे तो ये 30 से कम आते हैं, ठीक है। उसमें फिर मेनली विटामिन डी आपको कहाँ से मिलता है? आपकी डाइट से मिलता है, ठीक है। आपका मिल्क है, योगर्ट है, अच्छा, ये तो हमारे बच्चे खाते भी नहीं। एग्जैक्टली, बस यही तो रीज़न है। और फिर क्या, एक्टिविटी को वही रखेंगे लेकिन आप डाइट को अच्छा नहीं करेंगे, ठीक है। जब डाइट को अच्छा नहीं करेंगे तो आपके सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। हम मोस्टली जब भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो हमारा एक मेटाबॉलिक प्रोफाइल होता है, जिसमें हम देख रहे होते हैं कि रीजन ऑफ बॉडी एक्सकैन, क्योंकि ये भी कॉमन प्रेजेंटेशन होती है ओपीडी में कि आपको पेशेंट कहता है सर में दर्द तो है, लेकिन उसका दर्द सर में भी है, गर्दन में भी है, पूरी बॉडी में दर्द रहता है, मैं एक्टिव नहीं रहता, मेरा दिल नहीं करता किसी काम करने का, मैं कहता हूँ बस बैठी रहूँ,
एक्टिव नहीं हूँ, दिल नहीं चाहता किसी काम करने का, सुबह नींद से उठना नहीं होता। हाँ जी। अपार्ट फ्रॉम अदर डिजीजेस और भी बहुत सारे डिजीज हैं, लेकिन कॉमन जो कॉजेज हैं वो मेटाबॉलिक है। मेटाबॉलिक में क्या बोलूँगा कि मतलब वो चीज़ें जो हमारी बॉडी को चलाती हैं, एक्टिव रखती हैं। तो उसमें एक विटामिन डी भी आ जाता है, उसके अलावा थायराइड स्टेटस भी आता है, जो हमारा यहाँ पे ग्लैंड होता है जिसमें से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो आपकी बॉडी को एक्टिव करते हैं। बाज़ वक़्त वो बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, बाज़ वक़्त बहुत कम रिलीज हो रहा होता है। तो जब ज़्यादा रिलीज होता है तो आप हाइपर एक्टिव, गर्मी लगना, दिल की रफ्तार तेज़ होना, थायराइड का बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा यूरिक एसिड है जो कि जॉइंट पेन करा रहा होता है, आपको बहुत सारे जोड़ों में जमा हो जाता है, तो वो भी हमें चेक करना होता है, कहीं वो रीज़न तो नहीं है। अच्छा, यही बात है कि हमें ये सारी चीज़ें एक ऐसे स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए कि वो चेकअप करे हमारा प्रॉपर, जबकि हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास वो सिर्फ मेडिसिन से हमें वो पेन रिलीफ करने की एक तरीक़ेकार बता देते हैं, जिससे हम ज़्यादा बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। एग्जैक्टली देखिए, हमारा हेल्थ सिस्टम और अगर वेस्ट को कंपेयर करेंगे तो हमारे हेल्थ सिस्टम में नंबर 1 एक तो क्विक्स ज़्यादा हैं, ठीक है। वो दे आर नॉट ट्रेंड, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ देख ली है, तो वो बहुत सारी ट्रीटमेंट खुद से शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब देखें ना, पेन मेडिकेशन है उनका फ़ायदा क्या होता है कि वो टेम्पररी रिलीफ तो कर देंगी, बट वो डायग्नोस नहीं करते, वो पिक नहीं करते कि पेशेंट को इशू क्या है। जब तक आप इशू को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, डायग्नोस नहीं करेंगे, पिक नहीं करेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या रीज़न है पेन का। अगेन बहुत सारी डिजीज़ हैं जो ट्रांजिएंटली बेहतर तो हो जाती हैं, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे टाइम दोबारा वो बेहतर हो जाती हैं, उसके बाद फिर दोबारा आना शुरू हो जाती हैं। और उनके पास इतनी नॉलेज होती नहीं है कि हमें मेटाबॉलिक को भी देखना चाहिए, हमें स्ट्रेस को भी देखना चाहिए, हमें उनकी डाइट को भी देखना चाहिए। जब इन सब चीज़ों को आप पूरा करके आएंगे तब तो वो पेशेंट ठीक हो जाता है। उसके साथ फिजियोथेरेपी का रोल है, और ये सारी चीज़ें तो आपने पढ़ के फिर बता सकते हैं ना कि आप एक क्लिनिक में बैठ। वही बात है, कल भी एक डॉक्टर आया तो उन्होंने कहा कि मैं आपके फील्ड की बात नहीं कर सकता। एग्जैक्टली ठीक है, मैं बैठ नहीं सकता, मैं कैमरा नहीं चला सकता, तो आप मेरी फील्ड की बात नहीं कर सकती। हम अक्सर जो है घरों में आजकल रिसर्च भी करने लगे हैं, खासकर गूगल पे, तो हम वहाँ पे भी आके कोई टोटके वोटके निकाल देते हैं। हम देसी टोटकों के पीछे ज़्यादा जाते हैं, हमें नहीं पता कि जो बंदा बता रहा होता है वो प्रॉपर उसको अवेयरनेस है या नहीं, कि वो जो चीज़ें इस्तेमाल, हमें कितनी मिकदार में विटामिन डी चाहिए, कौन सा विटामिन चाहिए, तो हम इस चीज़ का प्रॉपर बिल्कुल भी नहीं देखते। हम मतलब जाहिलाना जो इलाज कहते हैं वो अपने आप को ऐसे ही ट्रीट करते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं मतलब आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा कि नॉलेज होनी चाहिए जी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें, इंटरनेट का अच्छा यूज़ भी है, ऐसा नहीं है कि इंटरनेट का कोई गलत यूज़ भी है, लेकिन जब डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है तो उसको भी आपको फॉलो करने चाहिए। देखें, वेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट को टाइम देता है डॉक्टर ना। हमारे पास क्या होता है, जो हमारे बड़े जो ब्रांड्स बन जाते हैं, जो नाम होते हैं, जिनका नाम हो जाता है, तो उनके पास बहुत कम टाइम होता है, ठीक है। तो आप टाइम कम देते हैं, ठीक है। जब पेशेंट को टाइम कम देते हैं तो उसको चीज़ें समझ नहीं आती, ठीक है। वो फिर जो है ना सर्च करना शुरू करता है कि भाई मैं देखूं कि डॉक्टर ने तो मुझे प्रॉपर नहीं बताया। जी। ये दो तरफा है ना, एक तरफा पेशेंट भी है, वो पढ़ के आता है, अगर उसके प्रॉपर क्वेश्चंस हैं, वो पूछ रहा है, तो आप उसको आंसर करें। लेकिन ये मैं जो पढ़ने की बात कर रही हूँ, एक तो आप कह रहे हैं कि इंटरनेट से वो कुछ लोग डॉक्टर्स को पढ़ते हैं, जो बाहर के स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो क्वालिफाइड हैं, लेकिन कुछ लोग जो है यूट्यूब को पढ़ते हैं। अब वहाँ पे जो मेरे जैसी औरतें बैठी होती हैं, आप लिखे शुगर की बीमारी का इलाज, देसी टोटका, तो मेरी जैसी औरतें बैठी होती हैं, तो वो तो इलाज बता रही होती हैं कि भाई आप ये करिए कि तो शुगर की बीमारी वैसे ही ठीक हो जाएगी। हेयर ट्रीटमेंट या बोन ट्रीटमेंट जो भी कहें, तो हम लोग डॉक्टर्स को नहीं पढ़ रहे होते, हम लोग आम लोगों को, यानी कि मुझे और आप जैसे इन बच्चों को पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ से हम लोग ट्रीटमेंट निकालते हैं। हाँ, आप जिस तरह आपने कहा रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कि हम प्रॉपर किसी स्कॉलर या किसी डॉक्टर को पढ़ें। बिल्कुल। अब देखें ना, इसमें अगेन रिकमेंडेशंस यही है कि आप जाएं किसी क्वालिफाइड के पास, जी। आप पढ़ लें, नॉलेज देख लें, वो क्वेश्चन, वो अपनी क्यूरीज जो हैं वो सॉल्व करें स्पेशलिस्ट से, जी, ठीक है ना। आप ऐसा ना करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनका कोई फ़ायदा नहीं होता है, या जो नुकसान दे रही होती हैं। जी। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए,
और उससे चीज़ें पूछनी चाहिए कि आया ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ करनी चाहिए। बाज़ वक़्त बहुत सारे पेशेंट्स को इवन कि जो मैं फिजियोथेरेपी का रिकमेंड करता हूँ तो मैं उनको यूट्यूब के लिए कहता हूँ कि भाई ये इस तरह की एक्सरसाइजेज हैं, आप यूट्यूब से खुद सर्च करें, खुद घर पे करें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जो बेनिफिशियल जो खुद हम रिकमेंड कर रहे होते हैं लेकिन वो हम खुद करेंगे बजाय इसके कि आप गलत तरीके से करें। जी जी बिल्कुल। तो ये चीज़। अच्छा, अगर हम न्यूरो सर्जरी की बात करें तो उसमें जो ट्रीटमेंट है, जो सर्जरी है या उनकी जो थेरेपी है, अक्सर लोग डर जाते हैं। देखिए पिछले ज़माने में क्या होता था कि बहुत सारी न्यूरो सर्जरी अंडर डेवलप थी। तो उसके एग्जाम बताएं बिल्कुल कि किस स्टेज पे कौन सी चीज़ ज़रूरी है, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता और बीमारियों की भी बात करेंगे जो ब्रेन से रिलेटेड है। बिल्कुल। देखिए न्यूरो सर्जरी ओवरऑल जब भी कोई ब्रेन या स्पाइन से रिलेटेड डिजीज़ आती है ना तो उसको कहते हैं कि ये लाइलाज है। फर्स्ट पहला जो आवाम का बिलीव है कि ये इससे बस अब नुकसान ही होना है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होना है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं इसमें ये क्लैरिफाई करूँगा कि ऐसा हमेशा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू डिजीज़, बीमारी के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है और प्रोग्नोसिस मतलब आगे पेशेंट के साथ क्या होना है वो बीमारी से पता चलता है कि बीमारी किस किस्म की है, किस नौयत की है, और उसके हिसाब से उसका आगे सर्वाइवल पता चलता है हमें। उसी के उसको फिर या उसका ट्रीटमेंट किस तरीके का हुआ है, उसके क्या क्या ऑप्शंस हैं, और फिर हमें पता चलता है कि इसका प्रोग्नोसिस क्या है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल गलत मिथ है कि मतलब न्यूरो सर्जरी से कोई भी दिमाग और रीढ़ की हड्डी बीमारी हुई तो वो लाइलाज है, ऐसा कभी भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि पहले ज़माने में जो न्यूरो सर्जरी होती थी तो उस वक्त हमारे पास बहुत सारे आलात नहीं होते थे, गैजेट्स नहीं होते थे, और दिन ब दिन जैसे जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं, जैसे हमारे पास ड्रिल्स आ गई हैं, हमारे पास माइक्रोस्कोप्स हैं, हमारे पास न्यूरो नेविगेशन है। एक छोटी सी मिसाल है कि अगर दिमाग की किसी भी हिस्से में ट्यूमर है तो हमारे पास एक मशीन आई हुई है जिसको हम न्यूरो नेविगेशन कहते हैं। हम ख़ास तौर पे उसी हिस्से को टारगेट करते हैं, उसी हिस्से को हम ब्रेन की हड्डी हटाते हैं, सिर्फ उसी हिस्से से ही उस टिश्यू को निकालते हैं। मतलब टेक्नोलॉजिकली हमारे पास ये सहूलतें हैं। बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, ये हमने सीखी हुई हैं, ये हम करते हैं रोजमर्रा में। इन्हीं चीज़ों से ही हमें पता चलता है कि पेशेंट का आगे सर्वाइवल कितना है। तो ये कोशिश, और दूसरा हम पेशेंट्स की ये जो मिथ्स आई हुई हैं, जो लोगों को कहते हैं कि भाई जिस तरह के स्पाइन सर्जरी में कमर रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होता है तो वो फालिज हो जाता है, तो वो ऐसा कभी नहीं होता। डिपेंड करता है कि बीमारी किस किस्म की है। अगरचे एक बीमारी है जिसमें नसें ही बीमारी ने नसों को ही ख़त्म कर दिया है, आपकी इलेक्ट्रिक पोल्स ही नहीं है, वायर्स ही नहीं है, जो कि अल्लाह ताला ने बनाई हुई है अपनी तरफ से, तो वो जब उसका ट्रीटमेंट आप करेंगे, पहले से ही उसको फालिज हुआ है, तो ऑपरेशन के बाद उसको और मजीद क्या फालिज होना है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि ऑपरेशन से फालिज हुआ है। जी बिल्कुल, आप अपने आप को चांस देख, क्या पता। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल एक अगर आप सही जगह जाएं तो आपकी हर बीमारी का इलाज है। यहाँ पे ब्रेक का वक्त है सर। उसके बाद आके आपने स्पाइनल पेन का नाम लिया तो मैं स्पाइनल ट्रॉमा और उसके डिसीज़ के बारे में भी हम लोग मज़ीद बात करेंगे। उसके ऑपरेट करने के लिए भी लोग डरते हैं, क्यों डरते हैं, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन एदा माजीरे कसानी ब्रेक की गोली चारू का ब्रेक करने बाद दशमिंद साड़ी में मैं गाँव में बेता। वशत की गुली शाहरुख का ब्रेक करन चूँकि माँ सारिया लाती सूज सरपदी अति वाजह करन जीर गए थे, और जो कि बात ज़रूरी है ये जनरल गप्पा जो कि खौफ तारी भी मैसरा तो माँ अक्सरियत माँ जो असली चीज़ें होती लूगा निंदी या माँ का सारी डॉक्टर के जरूरी जो कि माँ रोग न लूटी। अच्छा, हम फिर आते हैं अपनी बीमारियों पे बल्कि खौफ पे, जो हमें एक खौफ है। एक तो होता है सर्वाइकल पेन, उस पर भी उसका जब डॉक्टर ऑपरेट करने को कहता है तो लोग डर जाते हैं, क्योंकि ब्रेन आपकी नसों की और रीढ़ की हड्डी के दरमियान का जो हिस्सा होता है बड़ा नाजुक होता है, ये मैंने सुना है। ख़ासकर लोग इन ऑपरेशन से डरते हैं। और एक तो स्पाइनल पेन, वो किस किस इकसाम के होते हैं, स्पाइनल ट्रॉमा क्या चीज़ है,
और किस स्टेज में आके हमें इमीडिएट डॉक्टर को रब्ता करना चाहिए? जी देखिए, दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, क्लासिफिकेशन है। आपने ट्रॉमा की बात की, तो ट्रॉमा आपको पता है कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि मोस्टली जो बाइकर्स हैं, बाइक्स हैं हमारे पास, ठीक है, या उसके अलावा जो हमारे कार्स हैं, तो मोस्टली आपके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पाइन ट्रॉमा से या हेड इंजरी से। स्पाइन ट्रॉमा में अगेन आपको जो है पहले इनिशियली ट्रीट किया जाता है कि भाई इनिशियली ऑन द सीन किस तरह ट्रीट किया जाए, उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, जो कि हमारे पास बिल्कुल नहीं है। ना हमारे पास इमीडिएट कोई एम्बुलेंसेज आती हैं, बहुत कम। ये अभी रेस्क्यू वाले स्टार्ट हुए हैं, रेस्क्यू 111 वाले, जिनको थोड़ा बहुत पता है, और वो ऑन द सीन आपकी स्पाइन जो, क्योंकि जब भी सस्पेक्टेड स्पाइन इंजरी होती है तो आपको उसको इनिशियली ही ट्रीट करना होता है। अच्छा, इमोबिलाइज करना होता है, पेशेंट टाइम नहीं दे सकते। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कोई भी आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसी के नीचे ही हरा मगज और नसें निकल रही हैं। अगर कोई ऐसे फ्रैक्चर हुआ है और उसको आपने गलत पोजीशन में उठाया, मोबिलाइज किया, जिस तरह ना इमरान खान साहब गिरे थे और अब जो है कंधे और हाथों से जिस तरह उठा के उनको चलाया था, फिर उनको बताया था कोई फ्रैक्चर वगैरह है, माइनर फ्रैक्चर था लेकिन कोई इंजरी नहीं थी, लेकिन वो जिस तरह उनको उठाया था वो बिल्कुल गलत था। बिल्कुल। तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ही स्पाइन ट्रॉमा में आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसको सीधा लिटाया जाए कोई हार्ड बोर्ड पे, नेक को इमोबिलाइज करें, आप नेक सीधी रख दें ताकि कोई भी साइड्स में अगर और कुछ नहीं है तो ईंटें रख दें, कोई ऊपर कपड़ा रख दें, बांध दें, ताकि इसमें अगर टाइम लग जाए मतलब एम्बुलेंस का आप नाम लेने का एम्बुलेंस पहुंच भी गई तो फिर हम रास्तों को देखें, ट्रैफिक को देखें, तो इस पर अगर टाइम लग जाए तो क्या मुश्किलात? देखिए टाइम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बाज़ वक़्त बहुत सारे दूर दराज में चीज़ें होती हैं जहाँ तक ये आने में टाइम लगते हैं। तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में आप ये करें, अगर पेशेंट बिल्कुल ठीक है लेकिन अगर उसकी टांगें काम नहीं कर रही, हाथ सुन हो गए, हाथ काम नहीं कर रहे, तो आप उसको स्ट्रेट लिटा दें, उसकी गर्दन को रोक के बराबर में अगर ईंटें या पत्थर मिले, पत्थर रख दें गर्दन के साथ, ठीक है, और कोई भी कपड़ा बांध दें सर और गर्दन की, सर और पीछे के हिस्से में, ताकि वो नेक जो है ना मूव ना करे, क्योंकि फर्दर मूव करेगा जब तक और आपके पास फर्स्ट एड आए, मूव करेगा तो और इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और एक स्पाइन बोर्ड आता है जिस पे रख के फिर आप इसको शिफ्ट करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से अवेलेबल होती नहीं है। देखिए ये बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे पास कोई ऐसा रेस्क्यू का अमल नहीं है जो फॉरेन से आई चीज़ें, ये फॉरेन से चीज़ें ये इस तरीके से मैनेज करें। और उसके बाद फिर जो आपका ट्रीटमेंट होता है फिर एमरजेंसी में होता है, किसी भी हॉस्पिटल में एमरजेंसी में ट्रीटमेंट शुरू होता है, उधर रहते हुए हम उसको मैनेज करते हैं कि उसको देखेंगे कि टेस्ट करके देखेंगे कि और क्या क्या इंजरीज हैं स्पाइन के अलावा। एक स्पाइन ट्यूमर भी आता है तो उसके बारे में बताएं। और अक्सर मैंने देखा है कि रीढ़ की हड्डी में, मैं सिर्फ एक छोटी सी वजाहत कर रही हूँ, जो मैंने देखा है कि रीढ़ की हड्डी के दरमियान नसों में अगर थोड़ी सी भी डैमेज चीज़ें हों तो बंदा ज़िंदगी भर कई मोहताजी में आ जाता है। जी बिल्कुल, ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मैं फिर भी इसमें दोबारा आपको बताऊंगा कि इसके अलग क्लासिफिकेशन है। स्पाइनल ट्यूमर की एक क्लासिफिकेशन है, क्योंकि हमारा जो हरा मगज़ है उसके अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। हड्डी के अंदर, हरा मगज़ से बाहर, फिर झिल्ली के अंदर, हरा मगज़ से बाहर, और फिर तीसरी क्लासिफिकेशन होती है कि हरा मगज़ के अंदर। समझ रहे? अगर ट्यूमर हड्डी और झिल्ली के बीच में है तो वो क्या करेगा, कमजोरी तो देगा, लेकिन अगर इनिशियल जल्दी स्टेजेस में आप उस ट्यूमर को पूरा निकाल देते हैं तो कमजोरी रिकवरी के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा। अगर झिल्ली में है ट्यूमर और हरा मगज को दबा रहा है लेकिन हरा मगज के अंदर नहीं जा रहा और टांगों में अभी भी जान है, तो आप उसको जल्दी ट्यूमर को ऑपरेट करते हैं तो फिर भी रिकवरी के चांसेस हैं। हाँ, अगर ये ट्यूमर है ही हरा मगज के अंदर तो वो तो नसों को के अंदर जड़ वाला ट्यूमर है ना, जड़ वाला कैंसर है जो भी उसमें बायोप्सी में आता है, तो वो है ही जड़ों के अंदर, तो वो तो जो कमजोरी देगा। अब आपको आप ऑपरेशन करके देखेंगे कि वो ट्यूमर पूरा निकल पाता है पूरा या नहीं निकल पाता। अगर निकल पाता है तो फिर जितनी जान चली गई है वो तो उतनी रहेगी, उससे बुरी नहीं होगी, लेकिन हो सकता है उससे फायदा हो। जी, समझ रहे हैं? तो कहने का मकसद ये कि जब भी स्पाइनल ट्यूमर की बात होती है लोगों में क्या आता है ख्याल के
अब हम जाएंगे डॉक्टर के पास, वो सर्जरी का बोलेगा तो सर्जरी तो करानी नहीं है क्योंकि हम बिस्तर पे आ जाएंगे। ट्यूमर को क्योंकि आपने कैंसर कहा तो मैं एक बात बताती चलूँ, कैंसर को हमने बहुत, जो कि बड़ी बीमारी है, बेशक है, बीमारियां तो सब बड़ी होती हैं, मैं तो ज़ुकाम को भी बहुत बड़ी बीमारी समझती हूँ, जो कि मेरा वक्त ले लेता है और मेरी तकलीफ़ में मुझे गुजारने पड़ते 2-3 दिन, तो लोग डर जाते हैं अक्सर, वो मौत से पहले ही मर जाते हैं। कैंसर, ट्यूमर, ब्लड कैंसर या फिर थैलेसीमिया, सॉरी मैं प्रोनाउंस ज़्यादा सही नहीं कर पाती, तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि हम लोग वक्त से पहले ख़ुद को मार देते हैं और पहले ही घर में बैठ जाते हैं, भैया अभी हम बच नहीं पाएंगे, हम कोशिश नहीं करते। अच्छा, जैसे कि आपने कहा ट्यूमर, क्या ट्यूमर कैंसर का ही एक इकसाम है, चाहे वो ब्रेन हो या स्पाइनल हो? और दूसरी बात, इसके जो इलाज हैं, जैसे कीमोथेरेपी से होता है या रेडिएशन है, तो क्या ये साइड इफ़ेक्ट भी देते हैं जैसे कि लोग समझते हैं? अक्सर लोग कीमोथेरेपी से भी डर जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसमें वाजे कर दूं कि जिस तरह आपने, ऑब्वियसली आपने पढ़ा है तभी आपको पता है कि ट्यूमर कैंसर क्या है, या कुछ ना कुछ तो सुना है आपने, तो मैंने सुना है। बिल्कुल। तो उसमें यह है कि जब भी कोई ट्यूमर, अगर मैं डिफाइन करूँ ना कि ट्यूमर क्या है, कैंसर क्या है, तो ट्यूमर हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने कुछ सेल्स दिए हुए जिनको वक्त के साथ ख़त्म होना है। अच्छा। उनकी लाइफ है, अगर वो लाइफ से ज़्यादा सरवाइव कर रहे हैं एबनॉर्मली, जी, जो कि उनको नॉर्मली नहीं करना चाहिए, तो वो क्या करेंगे? नॉर्मल बॉडी को खाएंगे और जो खराब बन रहे हैं वो फैलेंगे। समझ रहे हैं? तो दिस इज ट्यूमर। अब आता है कि ट्यूमर क्या ये बिनाइन है या ये मैलिग्नेंट है? ठीक है, बिनाइन का मतलब क्या होता है कि नुकसान नहीं देने वाला लेकिन असरात दिखाएगा। मैलिग्नेंट क्या होता है कि बुरा, फैलने वाला। ठीक है, उसकी अगेन क्लासिफिकेशन है, स्टेज 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे, उसकी मैलिग्नेंसी की अलग क्लासिफिकेशंस हैं, स्टेजिंग कहते हैं उसे। तो जो बिनाइन ट्यूमर है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये बिनाइन है कि ये मैलिग्नेंट है? 2 तरीके। नंबर 1 कि क्लिनिकली आपको थोड़ा सा उसके फीचर्स लगें। नंबर 2, आप स्कैन करें, MRI करें, उस पर उसकी फाइंडिंग आए कि यार ये बिनाइन जैसा लग रहा है या ये मैलिग्नेंट जैसा लग रहा है। नंबर 3 जो कि डेफिनेटिव होती है, जो कि हमें 100% कंफर्म बताएगी, बायोप्सी। जो आप सर्जरी करें या वैसे ही बगैर अल्ट्रासाउंड गाइडेड करें, अगर कोई चमड़ी में ऊपर ट्यूमर आपको लग रहा है, कोई स्वेलिंग है, कोई लंप है, ट्यूमर इज अ लंप, मैस ना उसको ऐसे कहते हैं। अगर उसके अपने बायोप्सी के लिए भेजा, अगर उसमें आया कि नहीं ये बिनाइन है, तो वो कैंसर नहीं है, बट ट्यूमर है। अगर ट्यूमर इज एब्नॉर्मल ग्रोथ, जी, ठीक है, लेकिन कैंसर नहीं है। अगर वही कहता है कि नहीं ये मैलिग्नेंट है, तो वो आपको कैंसर में आ गया। ठीक है, अगेन अब कैंसर की ट्रीटमेंट अलग है। फर्स्ट आपने ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस कैसे किया? सर्जरी से किया या आप बायोप्सी उसकी करें, कोई भी अल्ट्रासाउंड गाइडेड करें, CT गाइडेड करें, अलग किस्म होते हैं बायोप्सी करने के। तो ये डिपेंड करता है कि आप बायोप्सी में क्या आया, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उसको ट्रीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। अब दूसरा आपका सवाल है कि क्या इनके साइड इफेक्ट्स हैं? डेफिनेटली हैं, लेकिन अगेन रिस्क वर्सेस बेनिफिट होता है। हाँ जी। क्या आप लॉन्ग टर्म अपनी जिंदगी चाह रही हैं या आप उनके छोटे छोटे से जो साइड इफेक्ट्स हैं, लेट्स से कि फ्लू करवा देते हैं, उसका ट्रीटमेंट है हमारे पास, खून के जो सेल्स हैं, वाइट सेल्स हैं, उनको कम कर देती है कीमोथेरेपी, तो उसका ट्रीटमेंट है आपके पास। साइड इफेक्ट ऐसे हैं जो बाइलाज हैं, जिनका इलाज है। ठीक है, और ये सही बात है, लेकिन अगर हम कहें तो ये कॉस्टली भी होती हैं बहुत ज़्यादा, ये जो ऑपरेशन होती हैं, ये जो ट्रीटमेंट होती है इनकी। तो आपने अभी मुर्शिद हॉस्पिटल का कहा मुझे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सहूलियत। मैं मुर्शिद हॉस्पिटल के बारे में बताऊँ कि पहले तो हमारे पास सेहत सहूलत कार्ड आया हुआ है, ठीक है, जिसमें न्यूरो सर्जरी अगर आप कहीं भी मालूम करेंगे, कराची में तो 4 बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो गवर्नमेंट, 2 हॉस्पिटल हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिल रहे हैं, बकाया तो प्राइवेट इदारे हैं। ठीक है, तो न्यूरो सर्जरी कॉस्टली है, लेकिन सेहत सहूलत प्रोग्राम से ये एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनिशिएटिव रखा हुआ है जिसमें से उस मुर्शिद हॉस्पिटल भी इंक्लूडेड है। तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको OPD मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एडमिशन के बाद आपको मेडिसिन, इन्वेस्टिगेशंस, आपकी सर्जरीज, पोस्ट ऑफ केयर,
पोस्ट ऑफ डिस्चार्ज मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, मतलब एक प्रोसीजर होता है हर जब चीज रिक्वायरमेंट्स आपको होती हैं जो भी हमारे पास केपी के, पंजाब, थर पार्कर, इनके जो पेशेंट्स हैं जिनके पास सेहत सहूलत प्रोग्राम है, एलिजिबल हैं, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है, सिंगल पेनी भी नहीं देनी होती उन्हें। और ये मैं आपको बताऊं कि अराउंड मैं जो सर्जरीज कर रहा होता हूँ वो लेग्स में जारी होती हैं, लेकिन सेहत सहूलत प्रोग्राम पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को मिल रहे होते हैं। वो पेशेंट आ रहे होते हैं, कोई रिक्शा ड्राइवर होता है, कोई करियाना का दुकान बेचारा चला रहा होता है, या वो पेशेंट्स आ रहे होते हैं जो 4-4 साल से सर्जरी नहीं करवा रहे होते कि डॉक्टर साहब हम राजी तो हैं सर्जरी के लिए, हमें हमारी ज़िंदगी बहुत जो है ना वो हो गई है, रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, हम काम नहीं कर पा रहे, चल नहीं पाते, हमें आप सर्जरी कर दें, क्यों हमारे पास ये सेहत सहूलत कार्ड आया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से एक बिग इनिशिएटिव है, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को भी ये कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल, गवर्नमेंट सपोर्ट तो ज़रूरी है, क्योंकि आजकल अवाम को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे। मैं तो यही कहती हूँ कि अवाम भी उसको सपोर्ट करें, बिल्कुल, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ऐसे सिस्टम हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से बीमारियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन बीमारियों के इलाज करने के लिए ज़ाहिर बात है हम फैसिलिटाइज भी नहीं हैं, और हम फाइनेंशियली भी थोड़े से बहुत नुकसानात में हैं। अब मैं क्या बोलूँ, हर चीज़ महंगी हो गई है। अगर मैं सिर्फ कॉस्मेटिक की बात करूँ तो मेरे तो नसें फट जाती, मुझे आपके पास आना पड़ेगा। अच्छा, हम अगर सर दर्द की बात कर रहे हैं तो अच्छा, मैं अपना क्वेश्चन जो मैं सोच रही थी कि मैं आम तरीके से एक बहुत ही रेयर क्वेश्चन है मेरे दिमाग में आया हुआ था कि अक्सरियत औरतों को जो माहवारी आते हैं उस टाइम भी एक सर का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या ये हार्मोन्स चेंजिंग का मामला है या नहीं, इसका भी कोई मतलब ये भी कोई बीमारी की ज़िम्म में आता है? अच्छा देखिए, इसमें ना प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जो सर दर्द इसका होता है, हमें ये देखना होता है कि सर दर्द में कोई प्रोलॉन्ग चीज़ तो नहीं जा रही, मतलब ये अगर ये टाइम ड्यूरेशन लिमिटेड है, अगर कोई भी आपने पेन किलर दी उससे चीज़ बेहतर हो गई तो ठीक है, वरना ये चीज़ कंटिन्यूस रह रही है। लेट्स से कि पीरियड से पहले आई लेकिन बाद में भी है, कंटिन्यूस चले आ रही है। नहीं, कुछ लोगों को ये शिकायत है कि जैसे पीरियड से पहले कुछ लोगों को दर्द होता है उसके ओवरी या इस साइड पे, बिल्कुल मसानों की साइड पे, लेकिन अक्सरियत ये होती है, अक्सरियत नहीं बल्कि बहुत कम औरतों को सर का दर्द बहुत होता है। ये पीरियड से कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, फिर जब पीरियड आते तो ये दर्द खत्म हो जाता है। तो ये कोई खतरे की बात तो नहीं होती? देखें, बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ट्रांजिएंटली कुछ अरसे के लिए आ रही है, बहुत सारे कॉजेज मैं अगर आपको बताऊंगा तो मेरे ख्याल से शो तो बहुत छोटा पड़ जाएगा, इसमें बहुत सारे लेक्चर्स हो जाएंगे हेडेक पे। तो सर दर्द की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन अगेन आम पब्लिक के लिए आम अल्फाजों में ये कहना चाहिए, वो चीज़ जो ज़्यादा देर रहे, जो बेहतरी नहीं हो रही, ठीक है, डिस्पाइट आपके मेयर्स या टाइम पीरियड के बाद, या आपने अगर लोकल जीपी को दिखाया, किसी को दिखाया, मेडिसिन ली हैं, लेकिन बेहतर नहीं हो रहा, ऐसे साइड इफेक्ट कर रहा है, नजरों को अफेक्ट कर रहा है। देखें, 4-5 चीज़ें जो है ना वो मैं आपको बिल्कुल उसमें समझा दूं कि सर दर्द खतरे वाला कौन सा है। जो खतरे वाला सर दर्द, जो चीज़ें हैं जिनको देख के मद्देनजर रखते हैं कि भाई अब ये चीज़ें हैं तो अभी फ़ौरन जाना चाहिए डॉक्टर के पास। सर दर्द के साथ उल्टी मतली हो, वॉमिटिंग्स नंबर 1। सर दर्द जो सुबह के टाइम हो, सुबह के टाइम हो और उल्टी के साथ हो, उल्टी जैसे हो वो बेहतर हो जाए, वो खतरनाक है, वो खतरनाक है। उल्टी हो रही है, सुबह नींद से उठे आप, उल्टी हुई है, सर दर्द बेहतर हुआ है, तो ये परेशानी वाली चीज़ है। या वो सर दर्द जो झटके पड़ रहे हैं, जिसके साथ बेहोश हो रहा है बंदा, ठीक है, वो। नंबर 3, जिसके साथ नज़र कम हो रही है, नज़र का मसला है, यादाश्त, या वो सर दर्द जिसके साथ बिहेवियरल चेंजेस हैं, चिड़चिड़ा हो रहा है, हाइपर होना, थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, बात सही नहीं कर रहा है, या वो सर दर्द जिसके साथ जिस्म में कमज़ोरी आ रही है, एक तरफ की या दोनों तरफ की जिस्म के हिस्से में कमज़ोरी आ रही है, मतलब वो सर दर्द जिसमें आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट अफेक्ट हो रहा हो, वो खतरनाक है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो हेडेक है ना, ये 4-5 चीज़ें आपको, इट मीन्स ब्रेन में कोई ऐसी चीज़ है या ट्यूमर है या कोई ऐसी चीज़ हुई है जो ब्लड सप्लाई कम हुई है, जिसकी वजह से आपको जो है ना मैस इफेक्ट आ रहा है, कोई ट्यूमर की वजह से दबा रहा है, तो ब्रेन काम सही नहीं कर रहा। और जो वोमिटिंग वाला मैकेनिज्म है वो ये है कि दिमाग के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, उल्टी हुई है, प्रेशर दिमाग से कम हुआ है और वो दर्द बेहतर हुआ है।
इसलिए ये चीज़ें जो है ना आपको परेशानी वाली हैं, इसके लिए आपको फ़ौरन है ना किसी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए, अपने आप को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और वैसे भी हमें आजकल तो बहुत ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो कहती हूँ कि हर दूसरा बंदा यहाँ पे या तो नफसियाती हो चुका है, बिल्कुल, और या तो वो इसी खासकर सर, ये जो हमारा दिमाग है ये पूरी बॉडी को जो कंट्रोल में रखता है, ये ही आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। तो इसके लिए तो हमें अपना इलाज करवाना पड़ेगा ज़्यादातर। अच्छा, अगर हम मिग्रेन के नाम लें तो वो बहुत से लोग कहते हैं कि ये लाइलाज है, और बहुत से लोग इलाज नहीं करवाते, बहुत से लोग शर्मिंदा होते हैं दूसरों के सामने कि भाई, खासकर ये मर्दों को जब होने लगता है तो बहुत से लोग शर्मिंदा हो जाते हैं कि लड़का है शादी नहीं होगी, लड़की है शादी नहीं होगी, घर में बंद कर देते हैं। इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी बीमारी आती है ना, वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे क्यों आई। अब मुझे हार्ट का इशू है, मुझे एट्रियल फिब्रिलेशन है, मैं मुर्शिद में होता हूँ, वहाँ से फिर प्राइवेट और हमें क्लिनिक्स करनी होती हैं, स्ट्रेस होता है, सर्जरीज का सोचना होता है कि ये सर्जरी में करनी है, बड़ी सर्जरी है, टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे ये करना है। तो स्ट्रेस में रमज़ान के दिन थे और मुझे जो है ना हार्ट एबनॉर्मल, मैं मिर्गी की बीमारी के बारे में पूछ तो रही थी, सॉरी। हाँ, मैंने माइग्रेन कहा, मैंने मिर्गी की बीमारी, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। आप जो कह रही है ना कि ये बीमारी के रिलेटेड है, तो ऐसे ना सोचें कि ये बीमारी मुझे क्यों आई। देखिए, आपको ट्रीटमेंट का सोचना चाहिए कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका हल क्या है, इसका हल क्या है, ना कि ये सोचेंगे। अब मिर्गी के बारे में जब आपने क्वेश्चन किया है, तो हमारे पास मिथ्स ये हैं कि ये इसको जिन आ गए। अक्सर हमारे में आप लोग कहते हैं कि इसको जिन आ गया, इसको चप्पल सुंघाओ, इसको ये करो, इसका कपड़ा सुंघाओ, ये खुद ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि भाई आप उसको चमड़ा सुंघाओ तो वो ठीक भी हो जाता है। तो वो ठीक क्यों होता है फिर? देखिए, इसके बारे में हमने भी बहुत पढ़ा है कि जो लोग हमें कहते हैं कि जी हमने ये सुंघाया, ये हुआ है, खासकर चमड़े का नाम लिया जाता है। तो कोई एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शायद इससे उसका कोई स्मेल आई हो, कोई ब्लड सप्लाई ब्रेन में अच्छी हुई हो, जो एबनॉर्मल ब्रेन में एक्टिविटी हो रही है। क्योंकि देखिए ना, मिर्गी का मसला क्या होता है कि मिर्गी क्यों होती है, पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि भाई मिर्गी हुई क्यों है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर दिमाग के अंदर कोई ट्यूमर है, उसकी वजह से भी मिर्गी हो सकती है, झटके पड़ सकते हैं, बिल्कुल उसकी कॉमन प्रेजेंटेशन है। बाज़ों का जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे, उनको फीवर ज़्यादा होता है, तो वो बॉडी उनका कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, इसकी वजह से भी उनको झटके पड़ रहे होते हैं। ठीक है। नंबर 3, कोई खून की सप्लाई कम हुई है, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। नंबर 4, कोई चोट लगी है, चोट लगने के बाद भी झटके पड़ सकते हैं। नंबर 5, कभी ये कुछ भी नहीं हो, सब चीज़ें नॉर्मल हो, MRI CT स्कैन आपके नॉर्मल हो, लेकिन फिर भी झटके पड़ रहे हैं, उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं कि ये ब्रेन की हाइपर स्टिमुलेशन है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो रही है। और फिर हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से इसका इलाज है, हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हम चलाते हैं। अच्छा, ये मैं आपकी बात काट रही हूँ, मिर्गी बाइलाज है? बिल्कुल इलाज है उसका, ट्रीटेबल है, ये डिजीज़ बिल्कुल ट्रीटेबल है। ये देखिए, ये हमें क्रिएट करनी है हमारी आम पब्लिक में अवेयरनेस, हमें जाके उनको बताना है कि भाई ये कोई जिन नहीं है, कोई साया नहीं है, कोई बाबा के पास ना ले जाएं आप इसे प्लीज़। बिल्कुल, ठीक है। आजकल तो मेरे ख्याल से ये बहुत कम हो गया है, बाबा जिन तो मतलब ये कॉन्सेप्ट बहुत कम हो गया है। देखिए, जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ेगी, अगेन इसमें लिटरेसी का बड़ा एलिमेंट है। बिल्कुल, अगर आप आवाम को लिटरेट करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, आम चीज़ें बताएं कि ये चीज़ें ट्रीटेबल हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स करें, तो फिर इसमें इसका बड़ा जो है ना आपको हेल्प मिलता है कि इसका इलाज हो सके। अच्छा, मैं अगर अपने रिश्तेदारों की बात करूँ, वहाँ पे भी एक लड़की को मिर्गी है, तो वो उसकी जो माँ, वो दुबई में रहते हैं, बाहर हैं, तो यहाँ से रोज़ मेडिसिन मंगाती हैं, लेकिन वहीं उस मेडिसिन पे ही उसको चला रहे होते हैं, यानी कि मेडिसिन उसको कंट्रोल में रखता है। तो क्या ऐसे इलाज है या नहीं? प्रॉपर कोई ऑपरेट किया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर होती है कि मिर्गी बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म हो जाती है उसकी बीमारी? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये कि मेडिसिन तो ले रहे हैं, लेकिन मेडिसिन से चीज़ें बेहतर भी हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हो रही। अब क्या करें? हाँ, ठीक है ना, ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन, मतलब स्पेसिफिक ही एक न्यूरोसर्जरी से हमारा एग्जाम में भी पूछा जाता है कि भाई एक पेशेंट आया है, वो ये कह रहा है कि उसको दवाइयाँ दे दी गई हैं, अब उसको क्या करें। तो बिल्कुल उसके लिए हमारे पास सर्जरीज हैं,
ख़ास किस्म की सर्जरीज होती हैं जिसमें हम अलग अलग किस्म के एरियाज़ होते हैं जो हम ब्रेन से डिमार्केट करते हैं। पहले तो हमें ये ढूंढना होता है कि ब्रेन के किस हिस्से की हाइपर एक्साइटेबिलिटी एक्साइटमेंट हो रही है जिसकी वजह से ये झटके पड़ रहे हैं। इसमें हमें हेल्प करता है न्यूरोलॉजिस्ट जो हमें बताता है कि ख़ास स्टडीज़ होती हैं जिसमें पता चलता है कि भाई ब्रेन का ये हिस्सा एक्साइटमेंट करा रहा है, ब्रेन की हाइपर एक्साइटमेंट हो रही है और इसको जो है ना आपने कट करना है। और फिर उसकी ख़ास किस्म की सर्जरी होती है जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे इदारे हैं पाकिस्तान में, इवन कराची में, लाहौर में चले जाएं जहाँ पे ये बड़ी सर्जरीज होती हैं। इसका बिल्कुल ट्रीटमेंट है जहाँ पे हम जो है उन एरियाज को कट कर देते हैं जिससे उसके रिजल्ट्स जो है ना सीरियस होते हैं। प्रॉपर चेकअप करके बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल अगेन वही बात है कि आप जो है ना बीमारी को रेगुलरली फॉलो कितना कर रहे हैं, उसकी ट्रीटमेंट को कीनली कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं और कहाँ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा वो होता है कि माँ बाप जो है अगर बच्चों को मिली है, अच्छा खासकर ये हादसों से भी मेरे ख्याल से मैंने ऐसा सुना है कि बच्चे के सामने कोई हादसा हो जाए या किसी इंसान के सामने कोई हादसा हो जाए जो एक्सेप्टेबल ना हो उसकी ब्रेन के लिए, तो वैसे भी उसको झटके लगते हैं। तो ये एक प्रॉपर डॉक्टर या प्रॉपर सर्जन ही बता सकता है चेकअप करने के बाद। हम अक्सर यही बात वही होती है कि हम पाकिस्तानी अवाम, सिर्फ हम बलोच नहीं बल्कि तकरीबन पाकिस्तानी अवाम, मेरे मोहल्ले के सामने जो क्लिनिक्स हैं छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे डब्बों की तरह बने हुए, आप यकीन करें वहाँ पे बैठने की जगह नहीं है। वहाँ पे इतने और पढ़े लिखे लोग आते हैं और बच्चों छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं, मतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं वहाँ पे, उनके अलग बच्चों की अलग जिसामत होती है, तो हम उनको भी वहीं डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। आप यकीन करें इतना आपके क्लिनिक में इतनी रश नहीं होती होगी जहाँ पे मैं छोटी छोटी क्लिनिक्स में देखती हूँ। तो अफसोस भी होता है और बड़े बड़े इलाजों के लिए। देखिए मैं इस बारे में आपको एक चीज़ बता दूं कि चाहे कितना भी रश हो इन लोगों के पास, ठीक है, क्योंकि देखें बहुत सारी हमारी पहले तो आप थोड़ा सा अगर इनको स्टडी करें तो देखिए उनके पास डिजीज़ कौन सी जाती हैं, ठीक है, बहुत कॉमन डिजीज़ जाती हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये कुछ ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं जिससे फ़ौरन ट्रीटमेंट, फ़ौरन रिलीफ मिल जाता है, हम वो यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका नुकसान ज़्यादा होता है, जिसमें कॉमन स्टीरॉइड्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं ये लोग। उससे क्या होता है, बॉडी इम्यूनिटी कम हो जाती है, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान है उसका। नंबर 3, अल्लाह ना करे कोई ऐसी डिजीज़ इनके पास जाए और ये उसको कंटिन्यूस चलाते रहें और उसको इन्वेस्टिगेट ना करें, ठीक है, तो पेशेंट के पास वो पैसे नहीं होते, इवन के किराए के पैसे नहीं होते कि वो हॉस्पिटल किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके उसका इलाज कराएं, ठीक है, और बाद में वो उसका फिर ट्रीटमेंट कराना, ये तो अब फिर भी मुर्शिद हॉस्पिटल में हमारे पास कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो रही है कि अब ये चीज़ें हैं, बिल्कुल। तो ये उसी मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये एक गनीमत है कि जहाँ आपको जिस तरह इवन कब देखें ना हमारे हॉस्पिटल की जो लोकेशन है वो ऐसी है कि आप उसकी सराउंडिंग देखें कि मार्च कोट है, एहतियात टाउन है, आपका औरंगी है, ठीक है, मुशर्रफ कॉलोनी है, ये सारा बेल्ट देखेंगे ना, सारा वो है जो मेरे ख्याल से मिडिल लोअर मिडिल से भी नीचे लोग क्लास के वो हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। जब ऐसे पेशेंट मुर्शिद में आते हैं तो क्या होता है, उनको फ्री ऑफ चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, प्रॉपर उनके सारे लैब्स हो रहे होते हैं जो 1000 रुपीज़ के होते हैं, प्रॉपर एंटीबायोटिक मेडिसिन मिल रही होती हैं जो कि आपको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल रही हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की चीज़ें हैं। तो इससे वो फिर क्या एक रिलीफ, बिग रिलीफ नहीं है कि वो फिर लोग क्या है, फ्लो ज़्यादा आ रहा होता है हमारा, वो इसी वजह से ही है कि भाई उनको एक क्वालिफाइड बंदा एक ट्रीटमेंट दे रहा है, ठीक है ना। क्योंकि देखें जो चीज़ें एक मेडिकल स्टोर वाला ही बैक पेन को ट्रीट कर देगा, आप जाएं हमारे मेडिकल स्टोर में, कहीं हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन तो नहीं है ना कि वो ये मेडिसिन नहीं देगा जी, आप जाके पूछ लें कि भाई मुझे कमर दर्द की दवाई दे दो, वो दे देगा। हमसे भी ज़्यादा वो तो आपको जो इतना वो पूरा पैकेट और इतने अच्छा शॉपर बना के दे देगा कि मैडम ये लें और आपको 3 to 4 डेज में रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, मेडिकली रूल भी है कि प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई मेडिकल स्टोर जो है आपको मेडिसिन नहीं दे सकता, लेकिन बदबख्ती से आजकल ये जो नींद की गोलियां हैं ये भी बिक रही होती हैं एक बहुत बड़ी तादाद में। कोई उनको डॉक्टर की पर्ची नहीं चाहिए होती है, बस आप जाएं और आप वहाँ ले सकते हैं आराम से। देखिए हेल्थ सिस्टम को ये इम्प्रूव करने की चीज़ें हैं, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लॉन्ग टर्म में इसके बड़े अच्छे बेनिफिट्स होंगे, लेकिन
बदकिस्मती बिल्कुल से। हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट तो है, लेकिन बात वही आती है हमारे पास सारे इदारे मौजूद हैं हम पाकिस्तानियों के पास, और सारे इदारों को हम आवाम बहुत अच्छे से सैलरी पे कर रहे हैं, लेकिन एक्टिव नहीं है हर कोई अपने काम में। गोली चारू का कसानी ब्रेक ले रहे जी जी सर। गोली चारू का वादत का कसानी ब्रेक के पदा साड़ी भी मैं गाँव देता हूँ। वशत के गोली चारू का ब्रेक करन ब्रेकांची सारिया कि मां गप्पुत्रान कन गए थे। अच्छा मुख्तसर पर्चा के मैं करवाहत बचता हूँ तो मैं मुख्तसर वती डॉक्टर का एक आखिरी सवाल ही जो उसका ना, ताकि मारा ज़्यादा। अच्छा ब्रेन इंजरी, इसके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर आप हमें बताएंगे क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, किस टाइम हमें डॉक्टर के पास इमीडिएट जाना चाहिए, थोड़ा सा टाइम भी ले सकते हैं हम। और जब ब्रेन इंजरी के बारे में खासकर जो बच्चे गिर जाते हैं छत पे, उल्टी आ जाती है उसके बाद, वो कितना ख़तरनाक हो सकता है, ये हाँ आप हमें बताएं। बिल्कुल। अच्छा देखें, हेड इंजरी के बारे में जिस तरह आपने सवाल पूछा तो उसमें ये, हाँ बिल्कुल, तो उसमें मोस्ट कॉमन कॉज जो है ना हमारे अलग अलग वजूहत हैं, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं। तो यंगस्टर्स क्या करते हैं, ये बाइक्स पे होते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब भी आप बाइक पे जाएं तो आप हेलमेट पहने, क्योंकि हेलमेट आपकी एक सेफ्टी होती है। अल्लाह ना करे अगर ब्रेन में इंजरी हो जाती है तो आप, जब ब्रेन ही आपका इंजर हो गया है तो फिर आपके सारे बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर रहे होते, आप होश में नहीं होते हैं, आप बेहोश होते हैं, कोमा में चले जाते हैं। तो नंबर 1 कि आपने जो है ना ये एक तो हेलमेट का इस्तेमाल ज़्यादा करना है यंगस्टर्स में। दूसरा, कभी भी अगर हेड इंजरी हो जाए तो कुछ चीज़ें हैं जो परेशानी वाली होती हैं। एक तो नंबर 1 कि होश कम हो जाए फ़ौरन नहीं, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। जिस्म के किसी हिस्से में कमज़ोरी है, उल्टी मतली हो रही हो, झटके पड़े या नज़र की कमज़ोरी हो या जिस्म में किसी हिस्से की कमज़ोरी है, तो फिर आपको फ़ौरन इमरजेंसी में जाना चाहिए और दिखाना चाहिए। अगर छोटी मोटी चोट है, अगर कोई बड़ी चोट है जिसमें आपको कोई और हड्डी टूटी है, सीने में चोट आई हुई है, बाजू में कोई चोट आई हुई है, तो फ़ौरन उसके साथ ही दिखा दें आप डॉक्टर को। दूसरी बात आप कह रही हैं कि बच्चे जो गिरते हैं तो उसके बाद वॉमिटिंग हो रही होती है। बच्चे जब गिरते हैं तो वॉमिटिंग होने के बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन सबसे कॉमन ये है कि ब्रेन जो है ना वो शेक करता है। जब ब्रेन शेक करता है या उसमें दिमाग में ब्लीडिंग होती है तो वो साइन सिम्टम होते हैं। वॉमिटिंग उसकी जो है ना एक साइन और सिम्टम होता है, जिसमें पता चलता है कि यार ये ब्रेन में इंजरी हुई है। तो अगर 1 या 2 वॉमिटिंग हुई हैं तो आप इमरजेंसी में आ जाएं, किसी न्यूरोसर्जन को दिखाएं, ओपीडी में इमरजेंसी में दिखाएं, और हो सकता है आप बच्चे को सीटी स्कैन की ज़रूरत हो उस वक्त, और उस वक्त आपको इमीडिएट जाना चाहिए। हमें कहा जा रहा है कि मुख्तसर वक्त है, तो आपसे एक छोटा सा मैसेज अपने व्यूवर्स के लिए लेना चाहूँगी, उसके बाद फिर मैं अपना इंटरव्यू लीजिए। अच्छा देखें, न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड मेरा जो एक मैसेज है, 1 लाइन मैसेज ये है कि कभी भी दिमाग और रीढ़ की हड्डी के बारे में आपको कोई भी बीमारी हो तो बेहतर ये है कि बजाय आप लोकल जीपीज़ के जाएं और गलत दवाइयाँ, गलत कॉज को ढूंढें, आप एक क्वालिफाइड बंदे के पास जाएं जो आपकी बात सुने, आप उसको सब चीज़ बताएं, वो आपकी बात सुन के आपको प्रॉपरली डायग्नोज करें और उसको फॉलो करें, ना कि आप खुद से इलाज करें। क्योंकि बाद वक़्त आप बहुत सारी दवाइयाँ ऐसे कंटिन्यू कर रहे होते हैं जिससे आपका किडनी भी फेल हो सकता है, आपका मैदा भी ख़राब हो सकता है, हो सकता है वो दवाई आपको आर्जी तौर पे फ़ायदा दे रही हो, आपके कॉज को ट्रीट ना कर रही हो सकता है कॉज और छुपा हुआ हो और आपको लॉन्ग टर्म में उसका कोई फ़ायदा ना हो। तो हमें उसी बंदे के पास जाना चाहिए, उसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो उस चीज़ के बारे में उसने पढ़ा हो या वो क्वालिफाइड हो। जैसे अगर हमें हार्ट की बीमारी हो तो जाहिर बात है हम कहाँ जाते हैं, अगर हमें हमारी नज़रें कमज़ोर हैं तो हम कहाँ जाते हैं। उसी तरह हमें जिस्म के हर आज़े के लिए हमारे पास डॉक्टर मौजूद हैं और क्वालिफाइड हैं, उन्होंने उसी फील्ड को पढ़ा है, तो हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। थैंक यू सर, आप आए और आपने बहुत ज़्यादा अच्छी बातें की, खासकर मेरे साथ, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। गोली चारू का ये प्रोग्राम में मौल मुराद अमशी की शुमारा लाती सरपदी भी मिली कि माँ हर चीज़ें तो का माँ जो नॉर्मली माँ लोगे टोटका कनी या चुक्कर दई या माँ डॉक्टर आम डॉक्टरानी कर रही बिल्कुल इन्ना
पाकिस्तान तो का अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ें स्पेशलिस्ट मौजूद हाँ बेदी के माँ मैंने रबता बिकनी मानची जगह बुरवी कि अमा अगर हमारा स्ट्रेन दर्द बैगी अगर हमारा सर दर्द बैगी माँ अमा स्पेशलिस्ट का बुरवी और तकरीबन वो प्रॉपर इलाज बिकना है नहीं अगर जो डॉक्टर सिम्टम्स कुछ अगर हमारे अस्ती तो अन्नी इमीडिएट में बुरवी और माँ हॉस्पिटल बारा भी हमारा वो कि चून फैसिलिटाइज करके मर्दुमाना और माँ बेदे की शना सपोर्ट बिकनी अमशी वो मना बजा महल का बलूच इजाज़त होती खैलार बिकने थी मात बेटे खैलार लमायत बिकना मनी निमगंची नहीं अलम यार